तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं मूल विधि का रिवीजन। अगर आप किसी काम करते हुए आप सुनना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना काम करते वक्त आप इस वीडियो से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं मूल विधि का रिवीजन। आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मूल विधि का जो क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आने वाला है, उसके लिए वीडियो बहुत लाभदायक होगा। तो आप चलिए शुरू करते हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं हम मूल विधि में पहला चैप्टर दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ेंगे आज। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका पढ़ें तो इसका डेट पढ़ेंगे, पारित कब हुआ था। ये 20 मई 1961 को पारित हुआ था और 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। इसमें टोटल धाराएं कितना है, 10 धाराएं हैं। तो ये रहा इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब चलिए बात करते हैं धारा 1 का। धारा 1 में दिया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इसका संक्षिप्त नाम हो जाएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम। विस्तार का बात करेंगे तो संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। ये रहा धारा 1। अब बात करते हैं धारा 2 का। तो इस धारा 2 में दिया है परिभाषा, दहेज की परिभाषा दिया है इसमें। तो दहेज का मतलब क्या होता है, कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो कब दिया जाता है, विवाह के पहले या विवाह के समय या विवाह के बाद ये संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति दिया जाता है, उसको दहेज मान लिया जाता है। दहेज लिया या दिया जाए या करार किया जाए। तो ये रहा धारा 2 दहेज का परिभाषा। दहेज का परिभाषा बता रहे हैं हम। तो देखिए इसमें दिया है दहेज का परिभाषा। दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के समय या विवाह के बाद या विवाह के पहले एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार या एक पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है या दिए जाने का करार करती है। तो रहा दहेज का परिभाषा। इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट में बात करेंगे, एक मेहर होता है या मोहर कहते हैं। यह एक ऐसी धनराशि है जो वर या वर के पिता द्वारा वधू कन्या को दी जाती है। मेहर क्या दहेज होता है? मेहर ये दहेज नहीं होता है। तो मेहर का दहेज तो नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में बात करें, 1989 का केस था एक सुप्रीम कोर्ट का, हरवंश सिंह बनाम गुरशरण कौर का, जहां निर्णय लिया गया जहां दहेज की लगातार मांग हो वहां हर मांग एक अपराध है। जैसे दहेज की जितना बार मांग होगा, जैसे जितना सामान एक सामान का मांग होगा तो उतना मांग अपराध होगा एक। जितना बार आप सामान मांगेंगे उतना बार एक अपराध होगा। तो ये रहा दहेज का परिभाषा धारा 2। तो अब बात करते हैं हम धारा 3 का। धारा 3 में दिया है दहेज लेने या देने के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है तो उसके लिए क्या दंड है। इस कानून के लागू होने के बाद यदि कोई दहेज लेता है तो 5 साल का जेल होता है, कम से कम 5 साल का जेल, और जुर्माना 15,000 रुपये तक, या जितना दहेज दिया गया हो उतना जुर्माना लगता है। तो ये रहा धारा 3। और क्या दहेज नहीं होता है? तो क्या दहेज नहीं होता है, कोई भी भेंट जो बिना मांगे वर को कोई वस्तु मिलती है वो दहेज नहीं होता है। अब बात करेंगे धारा 4 की। धारा 4 में दिया है दहेज मांगने के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति दहेज मांगता है
तो उसको क्या दंड मिलता है, तो 6 महीना से कम जेल नहीं होगा, कम से कम 6 माह जेल होगा, 6 माह से लेकर 2 साल तक जेल होता है। जुर्माना का बात करें तो 10,000 रुपये तक जुर्माना या जेल या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो बात करेंगे अब धारा 4A का। धारा 4A में दिया है विज्ञापन पर पाबंदी। कोई व्यक्ति अपने बेटा या बेटी या नातेदार से विवाह के बदले समाचार पत्र या अन्य माध्यमों में विज्ञापन द्वारा संपत्ति या धन का अंश देने का वादा करता है तो ये गैर कानूनी होगा। अगर ये सब काम करता है कोई व्यक्ति तो उसके लिए दंड क्या होगा, जेल होगा कम से कम 6 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष, 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक जेल होगा। और जुर्माना की बात करें तो 15,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। ये रहा धारा 4A विज्ञापन पर पाबंदी। धारा 5 देखते हैं अब। धारा 5 दिया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। धारा 1961 का धारा 5 दिया है दहेज लेने तथा देने के करार शून्य होंगे। यानी दहेज अगर कोई लेता है या देता है, दहेज लेने के लिए या देने के लिए जो एग्रीमेंट होता है दो पक्षों के बीच से, दहेज लेने के लिए या देने के लिए जो एग्रीमेंट यानी समझौता होता है वो धारा 5 के तहत शून्य हो जाएगा। दहेज मृत्यु क्या होता है, तो बात करते हैं दहेज मृत्यु का। BNS के धारा 80 में दिया है वह मृत्यु जो, दहेज मृत्यु क्या होता है, वह मृत्यु जो विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो। 7 वर्ष के भीतर जितना मृत्यु होता है वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 1961 के तहत दहेज मृत्यु माना जाएगा। कैसे होगा मृत्यु, जलाकर या शारीरिक चोट पहुंचाकर मृत्यु कारित की जाए या संदिग्ध असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाए, मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज की मांग की गई हो और साथ में क्रूरता की गई हो। ये सब घटना अगर किसी के साथ होता है तो दहेज मृत्यु में आता है। तो ये रहा धारा 5। अब बात करेंगे धारा 6 का। धारा 6 में दिया है दहेज का पत्नी या वधू उसके वारिसों के लिए होना। यानी शादी में जितना भी सामान वधू पक्ष के ओर से जितना भी सामान मिलता है वो सब सामान या तो वो वधू उपयोग करेगी या उसके संतान उपयोग करेगा। शादी में कन्या को मिलने वाली सामान पर पत्नी यानी वधू का या उसके संतानों का अधिकार होता है। यानी जितना भी सामान वधू पक्ष की ओर से मिलता है उसका यूज कौन करेगा, वो कन्या करेगी या वधू। यदि वधू से अलग कोई अन्य व्यक्ति लेता है तो 3 माह में वापस करना होगा। अगर सामान कोई अन्य व्यक्ति ले लेता है तो उसको 3 महीने के अंदर वापस करना होता है। ये रहा धारा 6। बात करेंगे धारा 7। धारा 7 में दिया है अपराधों का संज्ञान। सुनवाई कौन करेगा, महानगर। अगर महानगर है तो महानगर मजिस्ट्रेट करेंगे, अगर अन्य है तो प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। सुनवाई कब होगा, देखो अपनी जानकारी पर करेंगे या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर करेंगे या अपील। व्यथित व्यक्ति या माता पिता या उसके कोई रिश्तेदार नातेदार कोई अपील करता है तो उसके बेस पे सुनवाई होगा। धारा 8 की बात करेंगे तो अपराधों की प्रकृति। इस एक्ट के अंतर्गत अपराध अगर संज्ञेय हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसमें 3 साल से ज़्यादा जेल होगा। अगर गैर जमानती हो, नॉन बेलेबल हो और नॉन कॉम्प्रोनेबल हो, समझौता नहीं किया जा सकता है, तो उसमें 3 माह से ज़्यादा
जेल होगा। 13 धारा 8 अपराधों की प्रकृति दिया है धारा 8 में, और धारा 8A में दिया है धारा 3 और धारा 4 के तहत आरोपी बनाया गया है तो उस व्यक्ति को स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने आप को निरपराध साबित करे। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर आरोप लग गया है तो उस व्यक्ति का जिम्मेदारी होगा कि वह अपने आप को निरपराध करे। ये धारा 8A में दिया है। और 8B में दिया है दहेज प्रतिषेध अधिकारी, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, DPO जिसको कहते हैं, राज्य सरकार नियुक्त करता है। DPO की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है। कितने DPO नियुक्त करेगा? राज्य सरकार जितना चाहे उतना DPO नियुक्त कर सकता है। इस एक्ट के प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं। DPO के कार्य क्या हो सकते हैं? ये जांच करेगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं। दहेज लेना या देना, दुष्प्रेरण या मांग को यथासंभव रोकने के लिए DPO का नियुक्ति किया जाता है। आरोपी दहेज तो उसके संबंध में साक्ष्यों सबूतों को जुटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया कार्य है इसके DPO का। DPO की सहायता के लिए राज्य सरकार सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति कर सकता है, जिसमें सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी, जिसमें 2 महिलाएं जरूरी हैं। 5 सदस्यों में 2 महिलाओं का होना जरूरी है। DPO राज्य सरकार DPO को पुलिस अधिकारी की शक्ति दे सकती है। 13 धारा 8B DPO का नियुक्ति। अब बात करेंगे धारा 9 का। धारा 9 का बात करेंगे। धारा 9 में दिया है नियम बनाने की शक्ति। इस एक्ट के संबंध में समस्त शक्तियां कुछ को छोड़कर केंद्र सरकार के पास हैं, यानी इस एक्ट को लेकर धारा बनाने का नियम केंद्र सरकार के पास है। धारा 10 में बात है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्तियाँ। राज्य सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है, धारा 10 देता है। 13 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तब हम बात करने वाले हैं घरेलू हिंसा अधिनियम। आज इस वीडियो में रिवीजन के लिए वीडियो है ये। तभी हम बात करने वाले हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 खत्म हो गया है। अब दूसरा एक्ट पढ़ेंगे हम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट। तो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट में बात करेंगे कि ये पारित कब हुआ था। 13 सितंबर 2005 को यह पारित हुआ था और लागू कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पारित हुआ था 13 सितंबर 2005, लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006। इसमें टोटल 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था, यह एक्ट घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए है, यानी उनके अधिकारों के विधिक सहायता के लिए यह एक्ट बनाया गया। तो बात करते हैं धारा 1 का। धारा 1 में दिया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। 2019 से पहले इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में था। अब वर्तमान में संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। धारा 1 में विस्तार और प्रारंभ दिया है। अब बात करते हैं धारा 2 का। धारा 2 में दिया है परिभाषाएं। धारा 2 में परिभाषा दिया है। धारा 2A का बात करेंगे, व्यथित व्यक्ति का परिभाषा दिया है। व्यथित व्यक्ति कौन होता है? पीड़ित या परेशान व्यक्ति। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला जो प्रत्यार्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या रही है
और जिनका इल्ज़ाम है कि प्रत्यार्थी ने उसके साथ हिंसा की है। ये रहा धारा 2A व्यथित व्यक्ति का परिभाषा। धारा 2A में दिया है व्यथित व्यक्ति। धारा 2F का बात करें तो घरेलू नातेदारी दिया है। दो व्यक्तियों के बीच ऐसी नातेदारी यानी ऐसा रिलेशन जो 3 तरह का हो सकता है, जैसे रक्त संबंध, वैवाहिक स्थिति, दत्तक गोद या संबंध। ये 3 फैक्ट होना चाहिए घरेलू नातेदारी के लिए। पहला रक्त संबंध होना चाहिए, वैवाहिक संबंध होना चाहिए, दत्तक गोद संबंध होना चाहिए। और शर्त ये है कि वे एक ही घर में रहते हों। एक ही घर में रहते हों तब ये घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 के अंतर्गत आएगा। तो ये रहा 2F घरेलू नातेदारी का परिभाषा। बात करेंगे 2G का। 2G में दिया है प्रत्यार्थी का परिभाषा, यानी प्रत्यार्थी कौन? रिस्पोंडेंट, जालिम। तो इसका परिभाषा दिया है जो व्यक्ति व्यथित के साथ घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरुद्ध हिंसा का आरोप है तथा प्रतिकर। ये रहा 2G प्रत्यार्थी का परिभाषा यानी जालिम, रिस्पोंडेंट। 2G में दिया है प्रत्यार्थी का परिभाषा। 2B का बात करें तो बालक की परिभाषा दिया है। बालक कौन होता है? यानी 18 साल से कम आयु का भी बच्चा बालक कहलाता है, यानी जिसका उम्र 18 साल से कम हो वो बालक है। ये रहा 2B। अब बात करेंगे 2E। धारा 2E में दिया है, धारा 2E में दिया है डायरेक्ट इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट। अगर मामला संज्ञेय हो तो FIR होता है, असंज्ञेय हो तो NCR होता है। NCR का फुल फॉर्म होता है नॉन कॉग्निनेबल रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट जो किसी व्यथित व्यक्ति की अपील पर दर्ज की जाती है। 2E में दिया है। उसके बाद से बात करेंगे धारा 2K धनी अनुतोष, मनी रिलीफ, यानी मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रत्यार्थी द्वारा नुकसान के लिए धारा 2K की बात करेंगे धनी अनुतोष यानी मॉनेटरी रिलीफ। मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रत्यार्थी द्वारा नुकसान करने के लिए व्यथित व्यक्ति को दी जाने वाली रकम। ये रहा धनी अनुतोष। धारा 2K में दिया है धनी अनुतोष। अब बात करेंगे अध्याय 2। तो इसमें दिया है धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा दिया है। धारा 3 में दिया है घरेलू हिंसा की परिभाषा। तो परिभाषा क्या है इसमें? प्रत्यार्थी का कोई कार्य या कार्य का लोप, ऐसा आचरण घरेलू हिंसा कहलाएगा यदि व्यथित व्यक्ति के साथ 4 प्रकार के दुर्व्यवहार या दुरुपयोग होते हैं। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा में अगर 4 प्रकार का ये दुर्व्यवहार होता है तो घरेलू हिंसा में आएगा। ये पहला होगा शारीरिक दुरुपयोग, फिजिकल एब्यूज। दूसरा होगा लैंगिक दुरुपयोग, सेक्सुअल एब्यूज। तीसरा होगा मौखिक एवं भावात्मक दुरुपयोग, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज। चौथा होगा आर्थिक दुरुपयोग, इकोनॉमिक एब्यूज। ये 4 प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो घरेलू हिंसा में आता है। तो चलिए बात करते हैं शारीरिक दुरुपयोग क्या होता है। तो शारीरिक दुरुपयोग है शारीरिक पीड़ा या कष्ट, जीवन या अंग स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाए या स्वास्थ्य पर असर पड़े, तो ऐसा शारीरिक ये सब होता है तो शारीरिक दुरुपयोग में आता है। दूसरा में आएगा लैंगिक यौन दुरुपयोग, ऐसा कोई आचरण जिससे महिला की गरिमा का अपमान हो, ये आता है दूसरा में। तीसरा में आएगा मौखिक एवं भावात्मक दुरुपयोग,
अपमानित या उपहास या तिरस्कार या गाली देना, लड़का न पैदा होने पर कटु वचन बोलना या चोट पहुंचाने की लगातार धमकी देना। और ये आएगा चौथा आएगा आर्थिक दुरुपयोग, व्यथित व्यक्ति को ज़रूरत के सामान के लिए आवश्यक धन से वंचित रखना। अगर ये सब दुर्व्यवहार किसी के साथ होता है तो घरेलू हिंसा के धारा 3 के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे धारा 4। धारा 4 में दिया है संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर। संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले व्यक्ति के दायित्व का अपवर्जन यानी मनाही। यदि कोई व्यक्ति या पड़ोसी जिसको विश्वास है कि घरेलू हिंसा की घटना होती है या हो चुकी है या होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति संबंध संरक्षण अधिकारी को वह जानकारी दे सकेगा। जानकारी देना, सूचना देने वाले व्यक्ति का दायित्व। सूचना देने वाले व्यक्ति का दायित्व क्या होता है? तो सूचना देने वाला व्यक्ति का कोई दायित्व नहीं होता है। वह चाहे तो सूचना दे सकता है या नहीं दे सकता, उसका कोई दायित्व नहीं है। यदि सद्भावनापूर्ण न हो तो सूचना देता है। अब बात करेंगे धारा 5। धारा 5 में दिया है पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं तथा मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। उपरोक्त को जब घरेलू हिंसा की शिकायत रिपोर्ट प्राप्त होती है, ये घरेलू हिंसा के स्थान पर उपस्थित हों तो ये व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित जानकारी देंगे। पहला, संरक्षण, धनीय राहत, अभिरक्षा, निवास, प्रतिकर आदेश के लिए आवेदन करने के लिए अधिकार की जानकारी देंगे। दूसरा, सेवा प्रदाताओं की उपलब्ध सेवाओं की जानकारी देंगे। तीसरा, संरक्षण अधिकारी की उपलब्ध सहायताओं की जानकारी देंगे। चौथा, विधिक सहायता देंगे, फ्री लीगल एड की जानकारी देंगे। धारा 6 की बात करें तो धारा 6 में दिया है आश्रय व्यक्ति के कर्तव्य, आश्रय गृह के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम। व्यथित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति की ओर से संरक्षण अधिकारी आश्रय गृह के इंचार्ज भार साधक अधिकारी को आश्रय प्रदान करने के लिए कहेंगे तो इंचार्ज आश्रय प्रदान करेंगे। इंचार्ज आश्रय प्रदान करेंगे। धारा 8 की बात करें तो संरक्षण अधिकारियों को नियुक्ति। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति धारा 8 में दिया है। नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेंगे। कितने सदस्यों का नियुक्ति करेंगे? राज्य सरकार जितना चाहे उतना नियुक्ति कर सकता है एक जिला में। नोट, पीओ प्रोटेक्शन ऑफिसर, कोशिश की जाएगी कि प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला ही हो। यह धारा 8 में दिया है संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। अब बात करेंगे धारा 9 का। धारा 9 में दिया है संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य एवं कार्य। मजिस्ट्रेट को उसका काम करने में सहायता देना। मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की शिकायत पर घरेलू घटना रिपोर्ट कराकर भेजना। डायरेक्ट इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट कराकर भेजना। व्यथित व्यक्ति को चोट लगती है तो मेडिकल कराएगा और मेडिकल रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को भेजेगा। व्यथित व्यक्ति की ओर से आवेदन करेगा। यह धारा 9 संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य दिया है। धारा 9 में संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य दिया है। धारा 10 सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी हो सकता है जिसमें काम करने वाले महिलाओं के अधिकारों तथा हितों के संरक्षण के लिए होता है। उसमें सेवा देगा चिकित्सीय सहायता, वित्तीय सहायता, अन्य सहायता। धारा 11 का बात करें सरकार के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के क्या कर्तव्य हैं? धारा 11 में दिया है। धारा 12 में दिया है मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन करेगा? यदि किसी के साथ घरेलू हिंसा का कोई भी घटना होता है तो आवेदन उसके लिए कौन कर सकता है? या तो वो खुद स्वयं यानी व्यथित व्यक्ति कर सकता है
या संरक्षण अधिकारी कर सकता है या अन्य व्यक्ति कर सकता है। अगर ये आवेदन करते हैं तो सुनवाई कब होगा? पहली सुनवाई आवेदन प्राप्त होने से 3 दिन के अंदर होगा। आवेदन प्राप्त होने के 3 दिन के अंदर ही पहली सुनवाई होगा। 3 दिन से ज़्यादा नहीं, मजिस्ट्रेट पहली सुनवाई करेंगे। 3 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, 3 दिन के अंदर सुनवाई होगा। इसका फाइनल जजमेंट हो जाएगा, निपटारा, मामला जल्दी से निपटा देंगे। पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर इसको मामला का निपटारा कर देना है। ये रहा धारा 12 में। अब बात करेंगे धारा 13 का। धारा 13 में दिया है सूचना की तामील, सर्विस ऑफ नोटिस। मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख की जानकारी देंगे, यानी 2 दिन के अंदर प्रत्यर्थी यानी जालिम को संरक्षण अधिकारी को सूचना देगा। ये धारा 3 में दिया है सूचना की तामील। धारा 13 सूचना की तामील। अब बात करेंगे धारा 16। धारा 16 दिया है कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना। मजिस्ट्रेट कोई पक्षकार चाहे तो कार्यवाही जितना भी होता है वो बंद कमरे में हो सकता है। धारा 18 में दिया है संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर। व्यथित व्यक्ति के पक्ष में मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश देकर प्रत्यर्थी को निम्नलिखित कामों के लिए रोकेगा। घरेलू हिंसा के काम नहीं करोगे। पहला, घरेलू हिंसा के कार्य में मदद नहीं करोगे, दुष्प्रेरण नहीं करोगे, व्यथित व्यक्ति के कार्यस्थल पर नहीं जाओगे, बच्चों के मामले में स्कूल नहीं जाओगे, किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं करोगे। ये रहा संरक्षण आदेश। धारा 18 में संरक्षण आदेश। धारा 19 निवास आदेश, रेजिडेंस ऑर्डर। मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा प्रत्यर्थी को व्यथित व्यक्ति के निवास से दूर रहने के लिए आदेश देंगे। धारा 19 में। धारा 20 में दिया है धनी अनुतोष, मॉनेटरी रिलीफ। व्यथित व्यक्ति या उसकी संतान की कोई हानि या उसकी भरपाई के लिए मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को मॉनेटरी रिलीफ यानी रकम का आदेश देगा। किसके लिए? किस नुकसान की एवज में? चिकित्सा के खर्च में, संपत्ति का नुकसान किया हो, भरण पोषण के लिए और खर्चे की भरपाई के लिए धनी अनुतोष का ऑर्डर देते हैं मजिस्ट्रेट। धारा 20 में धनी अनुतोष दिया है। बात करेंगे धारा 21। धारा 21 में दिया है अभिरक्षा आदेश, कस्टडी ऑर्डर। मजिस्ट्रेट बच्चों की कस्टडी अस्थायी रूप से व्यथित व्यक्ति को दे सकता है। प्रत्यर्थी को बिल्कुल रोका जा सकता है कि बच्चों से नहीं मिलोगे। धारा 21 में अभिरक्षा आदेश दिया है। धारा 22 का बात करें तो प्रतिकर या हर्जाना आदेश। मजिस्ट्रेट आदेश देगा हर्जाने के लिए प्रत्यर्थी को। क्यों? मानसिक यातना के लिए, भावात्मक कष्ट के लिए, जो नुकसान के लिए। धारा 22 में प्रतिकर या हर्जाना आदेश दिया है। धारा 26 की बात करें तो अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। धारा 19 में अधिकारिता, जुरिडिक्शन दिया है। सुनवाई कौन करेगा? प्रथम श्रेणी के नए मजिस्ट्रेट करेंगे। अगर महानगर मजिस्ट्रेट करेंगे। आदेश पूरे भारत में परिवर्तनीय होगा, इन्फोर्सेबल होगा। आदेश पूरे भारत में लागू होगा आदेश। धारा 19 में दिया है अपील। अपील कहाँ करेंगे? सेशन न्यायालय में। कितने दिन में किया जाता है? 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। अब बात करेंगे धारा 31 का। धारा 31 में दिया है प्रत्यर्थी यदि आदेश नहीं मानता तो जेल होगा उसको। 1 साल तक की जेल होगी या जुर्माना लगेगा।
20,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है या 1 साल का जेल हो सकता है, या मजिस्ट्रेट चाहे तो दोनों से या एक से दंडित कर सकते हैं। धारा 30 में दिया है संरक्षण अधिकारियों या सेवा प्रदाता के सदस्यों का लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट के बारे में दिया है धारा 30 में। धारा 32 की बात करें तो अपराधों की प्रकृति दिया है, संज्ञेय होता है और गैर जमानतीय होता है। धारा 33 में दिया है संरक्षण अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करना तो दंड। अगर कोई संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उसको क्या सज़ा मिल सकता है, तो उसको दंड मिलेगा, 1 साल तक की जेल मिलेगा। और जुर्माना की बात करें तो 20,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 34 का बात करें तो धारा 34 में दिया है संरक्षण अधिकारी पर कोई भी कार्यवाही करने से पहले राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है। धारा 37 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार कोई भी नियम बना सकती है, परंतु संसद सत्र चलते 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों के सामने रखना जरूरी है। ये रहा 37 के 37 धारा। महिला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, ये रहा 37 धारा। अब हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ने वाले हैं। जैसे PIL में देखते हैं, PIL यानी जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करें तो अन्य नाम होता है इसका जहिया यानी जनहित याचिका, इसका अन्य नाम यानी जहिया यानी शॉर्ट फॉर्म है जहिया। दूसरा नाम होता है लोकहित वाद। तो इसमें क्या दिया है याचिका। याचिका क्या होता है, लिटिगेशन यानी प्ली, कोर्ट में लगाई अर्जी यानी न्याय प्राप्ति के लिए कोई भी अर्जी कोर्ट में लगाया जाता है उसको याचिका कहते हैं। याचिका कोई भी दायर कर सकता है। याचिका निजी हित में दायर की जाती है। याचिका जो होता है वो निजी हित के लिए दायर किया जाता है। और PIL यानी जनहित याचिका लोगों का सामूहिक हित के लिए दायर किया जा सकता है, जिसमें बड़े वर्ग का भला हो। संविधान में जिक्र न तो संविधान में जिक्र है और न ही किसी अन्य एक्ट में जिक्र है इसका। PIL कब दायर की जा सकती है, तो सोशल इंचेंज यानी समाज की बात हो तो, अगर कहीं समाज का बात हो तो PIL दायर किया जा सकता है। लोकहित या जनहित में सरकार की कोई योजना आता है या कारखाना की वजह से प्रदूषण या गरीबों का शोषण किया जा रहा हो या लोगों को परेशानी होता है तो PIL दायर किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में किसी समूह के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो PIL दायर किया जा सकता है। कौन दायर करेगा, PIL को निम्नलिखित लोग दायर कर सकते हैं। कोई व्यक्ति दायर कर सकता है लोकहित में, कोई संस्था दायर कर सकता है, या कोई संगठन NGO या पीड़ित समूह में से कोई व्यक्ति PIL दायर कर सकता है। PIL का उद्देश्य क्या होता है, PIL को क्यों लाया गया था, सभी को सस्ता एवं सुलभ एवं तीव्र न्याय देने के लिए PIL को लाया गया। कार्यवाही एवं विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों को करने के लिए PIL लाया गया। PIL कहाँ दायर कर सकते हैं, PIL भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया है। 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के अनुसार
उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। पीआईएल किसके खिलाफ दायर कर सकते हैं आप? इन पीआईएल दायर करने के लिए पीआईएल किसके खिलाफ यानी विरुद्ध दायर की जा सकती है? पीआईएल निजी पक्ष के खिलाफ दायर नहीं हो सकता, यानी किसी पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ पीआईएल नहीं दायर कर सकते आप। किसके किसके खिलाफ दायर कर सकते हैं? पहला, केंद्र सरकार के खिलाफ आप दायर कर सकते हैं। दूसरा, राज्य सरकार के खिलाफ। तीसरा, नगर पालिका के खिलाफ या नगर निगम के खिलाफ पीआईएल दायर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? सरकार के साथ किसी निजी पक्ष को भी प्रतिवाद बनाया जा सकता है। यानी कोई शहर में फैक्ट्री है और उससे प्रदूषण हो रहा है, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या फैक्ट्री पीआईएल दायर कर सकता है। किस किस मामले में पीआईएल दायर की जा सकती है? रात में ऊंची आवाज़ में गाने बजते हैं, उसके खिलाफ पीआईएल दायर कर सकते हैं। जेल अधिकारियों के खिलाफ जेल सुधार के मामले में पीआईएल दायर हो सकता है। सड़क व नालियों के रख रखाव को लेकर पीआईएल दायर हो सकता है। बाल श्रम या बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, सड़क पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है, लोगों को दिक्कत होता है, उसके खिलाफ। सड़क पर विज्ञापन यानी होर्डिंग से समस्या होती है तो उसके खिलाफ। या राजनीतिक भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने के लिए, या पेड़ों की कटाई पर, फैक्ट्री के कारण प्रदूषण पर सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य पालन न करे तो पीआईएल दायर कर सकते हैं। ये रहा 10 टॉपिक महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सब पे आप पीआईएल दायर कर सकते हैं। पीआईएल को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना, न्यायालय पर निर्भर करता है कि पीआईएल स्वीकार कर सकता है या पीआईएल अस्वीकार कर सकता है। पीआईएल जनहित याचिका के इतिहास के बारे में बात करें तो पीआईएल का उद्भव प्रारंभ 1960 में अमेरिका में हुआ था। यूएसए में सामाजिक कार्यवाही याचिका क्यों लाया गया था? दबे कुचले लोग यानी शोषित पिछड़े लोगों को न्याय दिलाने के लिए, तुरंत न्याय दिलाने के लिए अमेरिका में ये 1960 में लाया गया। भारत में पीआईएल कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में बात करें तो 1976 में मुंबई कामगार सभा वश अब्दुल भाई, एक केस था 1976 में, भारत में प्रारंभ तभी से हुआ। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने पीआईएल के कॉन्सेप्ट की नींव रखी थी। यानी पीआईएल के कॉन्सेप्ट का नींव किसने रखा था? वी.आर. कृष्ण अय्यर। वी.आर. कृष्ण अय्यर पीआईएल के नींव रखी थी 1976 में। 1980 के दशक में पीआईएल पॉपुलर हुआ। पीआईएल की शुरुआत 1981 में। भारत में पीआईएल के जन्मदाता भारत के 17वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पीएन भगवती को माना जाता है। भारत में पीआईएल के जन्मदाता किसको माना जाता है? पीएन भगवती, 17वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको भारत में पीआईएल के जन्मदाता माना जाता है। भारत में पीआईएल की जननी पुष्पा कपिला हिरोंगानी 100 से ज़्यादा पीआईएल फाइल कर चुकी हैं। ये पीआईएल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के नियम, लोकहित में कोई व्यक्ति पीआईएल दायर कर सकता है, पोस्ट कार्ड से भरी भी पीआईएल दाखिल कर सकता है। पत्र याचिका रजिस्टर द्वारा पारित करना। अब इसमें बात करेंगे पीआईएल दायर करने के लिए कितना शुल्क लगता है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल का सामान्य शुल्क 50 रुपये और राज्य के साथ निजी संस्थान के खिलाफ पीआईएल दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 50 रुपया माफ़ कर सकती है। पीआईएल दायर करने का प्रक्रिया क्या है? पीआईएल दायर कैसे होगी? पीआईएल रिट याचिका के समान ही दायर होगी। सुप्रीम कोर्ट के मामले में 5 प्रतियां, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है।
सुप्रीम कोर्ट के मामला हो तो 5 प्रतियाँ यानी 5 कॉपी जमा होगा सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट का मामला हो तो 2 कॉपी जमा होगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रतियाँ यानी 5 कॉपी, और हाई कोर्ट में 2 प्रतियाँ 2 कॉपी जमा होगा। अगर PIL स्वीकार होने के बाद सुनवाई के बाद वापस नहीं ली जा सकती। अगर PIL का कोई दुरुपयोग करता है तो दंड जुर्माना। PIL को आधार को संविधान के आर्टिकल 38 में समाज को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय के लिए PIL दायर किया जा सकता है। ये रहा PIL का कॉन्सेप्ट, जो इम्पोर्टेंट था वही पढ़े हैं। अब पढ़ने वाले हम लोग अब रिवीजन करना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को रिवाइज करेंगे। तो इसमें उद्देश्य क्या था इसका लाने का, इस एक्ट को लाने का उद्देश्य यह था वन्य प्राणी व वन्य पादप की रक्षा करने के लिए। इस एक्ट को वन्य प्राणी या वन्य पादप को रक्षा करने के लिए लाया गया। कब लाया गया, यानी पारित हुआ था 9 सितंबर 1972 को। 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया और लागू हुआ 1972 में। लागू होने का एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है, तो इसको 1972 में लागू किया गया। इसमें टोटल अध्याय यानी चैप्टर 7 हैं और टोटल कुल धाराएं 66 धाराएं हैं। इसमें अनुसूचियों की बात करें तो इसमें 6 अनुसूचियां हैं। वन्य प्राणियों को उनकी विलुप्तता तथा दुर्लभता तथा खतरे के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए वन्य जीव संरक्षण संशोधन नियम 2022 संख्या अनुसूची को 6 से घटाकर 4 कर दिया गया। अब इस एक्ट का धारा 1 की बात करें तो धारा 1 में दिया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। 2024 में संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है, संपूर्ण भारत पर विस्तार है। धारा 1 में इसका विस्तार और प्रारंभ संक्षिप्त नाम दिया है। बात करें धारा 2 की, तो धारा 2 में दिया है परिभाषा। धारा 2(1) में दिया है प्राणी की परिभाषा यानी एनिमल की परिभाषा। एनिमल की परिभाषा यानी प्राणी, कोई भी प्राणी जो स्तनी हो, पक्षी हो, सरीसृप हो, जलचर हो, स्थलचर हो, मछली हो, ये जितने भी रेंग कर चलने वाले हों या कार्डेटर्स, नॉन कार्डेटर्स, कशेरुकी और कशेरुकी जितना भी प्राणी हो, उन सभी का परिभाषा धारा 2(1) में दिया है। धारा 2(2) में दिया है प्राणी यानी वस्तु, प्राणी वस्तु का परिभाषा। एनिमल आर्टिकल यानी प्राणियों के मांस से यानी प्राणियों का यूज करके जो वस्तु बनाया जाता है उस चीज़ का परिभाषा दिया है धारा 2(1) में। प्राणी या बंदी, प्राणी के शरीर से बनी वस्तु, प्राणी या बंदी प्राणी के शरीर के बिना शरीर के किसी भाग से बनी वस्तु को प्राणी वस्तु कहा जाता है। जैसे हाथी का दांत हो गया, और हाथी के दांतों से बनी वस्तु प्राणी वस्तु कहलाता है। जैसे सर्कस की परिभाषा अस्थायी चल, जहाँ पूर्णतया मुक्तया कर्तव्य दिखाने के लिए प्राणियों को रखा जाता है, प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे धारा 2(11). धारा 2(11) में क्या दिया है, व्यापारी यानी डीलर, क्रय विक्रय करने वाला जो भी व्यापारी होता है, क्रय विक्रय करता है, उसका परिभाषा दिया है। क्या क्या डील करता है, प्राणियों या प्राणी वस्तु, मांस, ट्रॉफी या पादप का व्यापार करता है, उसका परिभाषा धारा 2(11) में दिया गया है। धारा 2(16), धारा 2(16) की बात करें यानी आकेठक, हंटिंग यानी कोई हंट यानी शिकार करता है, उसका परिभाषा 2(16) में दिया गया है। बंदी प्राणी या बंदी प्राणी
को मारना या जहर देना या प्रयास करना। वन्य प्राणी या बंदी प्राणी को पकड़ना, शिकार करना या फंदे में फंसाना या जाल में फंसाना या मक्का लगाना या चारा डालकर फंसाना। किसी प्राणी के शरीर को नुकसान, नष्ट करना या लेना। पक्षी या सरीसृप, अंडे नुकसान या घोंसला तोड़ना। ये आ जाएगा, ये सब कार्य धारा 2 का 16 में आ जाएगा। अब बात करेंगे धारा 218A का। धारा 218 में क्या दिया है? धारा 218A में दिया है पशुधन, लाइव स्टॉक, यानी खेती के काम में प्रयोग होने वाले पशु, जैसे भैंस, सांड हो गया, बैल हो गया, ऊँट हो गया, गाय हो गया, गधा हो गया, बकरा हो गया, भेड़, घोड़ा, खच्चर, याक, सुअर, बत्तख, हंस, मुर्गा व बच्चे, ये सब पशुधन है। यानी जो भी खेती के कार्य में प्रयोग होता है वो धारा 218A में दिया गया है। धारा 220 में दिया है मांस, यानी मीट की परिभाषा दिया है। वह प्राणी का रक्त या हड्डी, स्नायु, अंडे, कवच, चर्बी, गोश्त या खाल, ये सब मांस में आते हैं। कच्चा या पकाया हुआ वो मांस में आ जाता है। अब बात करेंगे धारा 231 का, ट्रॉफी की परिभाषा। ट्रॉफी क्या होता है? जो पूरा प्राणी यानी जानवर या बंदी प्राणी, उसका शरीर का भाग, जिन्हें कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से प्रेशराइज या सुरक्षित किया गया हो। ट्रॉफी वो चीज़ है जो प्राणी के यानी जानवर के उसके शरीर से, जिन्हें कृत्रिम द्वारा प्राकृतिक रूप से प्रेशराइज किया गया हो। चर्म हो सकता है, त्वचा हो सकता है, हिरण का सींग हो सकता है, हड्डी हो सकता है, पृष्ठ चर्म हो सकता है, कवक सींग हो सकता है। ये धारा 231 में ट्रॉफी का परिभाषा दिया है। धारा 232 का बात करें तो धारा 232 में दिया है असंसाधित ट्रॉफी, अनक्योर्ड ट्रॉफी। पूरा बंदी प्राणी या वन्य प्राणी या अन्य भाग, ताज़ा मारा हुआ या कच्चा या प्राणी उत्पाद, चर्म पर साधन नहीं हुआ हो जिसका, धारा 232 में दिया है असंसाधित ट्रॉफी। धारा 239 में दिया है चिड़ियाघर का परिभाषा। चिड़ियाघर यानी जू की परिभाषा दिया है, डिफिनेशन ऑफ जू। एक स्थान या स्थिर चल जहाँ पर बंदी प्राणियों को लोगों के लिए रखा जाता है, जो जंगल में नहीं हो। धारा 239 में चिड़ियाघर का परिभाषा दिया गया है। अब बात करें धारा 3 का, तो धारा 3 में दिया है वन्य जीव परिरक्षण निदेशक तथा अधिकारी की नियुक्ति। डायरेक्टर तथा अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। केवल एक वन्य जीव परिरक्षक निदेशक नियुक्त किए जा सकते हैं। धारा 3 में दिया है वन्य जीव परिरक्षण निदेशक तथा अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। बात करें धारा 4 का, तो मुख्य वन्य जीव संरक्षक तथा अधिकारियों की नियुक्ति। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, CWW, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की नियुक्ति कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, यानी केंद्र सरकार नियुक्त करेगा। कितना करेगा? एक मुख्य वन्य जीव संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा और वन्य जीव संरक्षण अधिकारी वन्य जीव संरक्षक अवैतनिक होगा। ये रहा धारा 4 में मुख्य वन्य जीव संरक्षक अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगा। अब बात करें धारा 5 का, तो धारा 5 में दिया है डायरेक्टर। धारा 3 चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन यदि चाहे तो अपनी शक्तियां तथा कर्तव्यों अपने छोटे अधिकारी को गर्तों के साथ सौंप सकते हैं, केंद्र सरकार के अनुमोदन या पूर्व अनुमति लेकर या लिखित आदेश लेकर। धारा 5 में दिया है।
धारा 5 को मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन, धारा 5 क में दिया है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 पारित होने के 3 माह के भीतर गठन। इसमें 47 सदस्य होते हैं, 19 पदेन सदस्य होते हैं पोस्ट पर होने के कारण। इसमें टोटल वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 47 सदस्य, 19 पदेन सदस्य होते हैं। इसमें सदस्यों में एक अध्यक्ष होता है, भारत का प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष होते हैं वन तथा वन्यजीव का भार साधक मंत्री। 3 सांसद होते हैं, जिसमें 2 लोकसभा के सांसद होते हैं और 1 राज्यसभा के सांसद होते हैं। वन तथा वन्यजीव मंत्रालय सचिव। NGO 5 लोग होते हैं NGO के। वैज्ञानिक के 10 लोग होते हैं। भारत के थल सेना अध्यक्ष होते हैं। रक्षा मंत्रालय के सचिव होते हैं। इसमें 47 सदस्यों में इतना लोग होते हैं, जिसमें अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। धारा 4 में मुख्य वन्यजीव संरक्षक की नियुक्ति राज्य सरकार करता है। धारा 5A में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन होता है। धारा 5B में राष्ट्रीय बोर्ड की अस्थायी समिति का गठन कौन करेगा? NB राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष उपाध्यक्ष करेंगे। सदस्यों की संख्या जिसमें 10 होगा। धारा 5B में राष्ट्रीय बोर्ड की अस्थायी समिति का गठन। अब बात करेंगे राष्ट्रीय बोर्ड के कर्तव्य। धारा 5C में राष्ट्रीय बोर्ड के कर्तव्य दिया है। धारा 6 में दिया है राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन। अध्यक्ष होंगे जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष होंगे वन तथा वन्यजीव से संबंधित मंत्री। विधानमंडल 3 सदस्य, 2 UT के मामले यदि विधायक 2 सदस्य हों। NGO के 3 सदस्य, गैर सरकारी संगठन। वैज्ञानिक, राज्य पुलिस के अधिकारी जो DG रैंक के हों। टोटल मेंबर 31 सदस्य, जिसमें से 15 पदेन हो और 16 मनोनीत हो। धारा 7 की बात करें तो बोर्ड साल में कम से कम 2 बार बैठक करना जरूरी होता है। धारा 7 में बोर्ड है जिसमें 2 बार बैठक करना जरूरी होता है 1 साल में। धारा 8 में राज्य का वन बोर्ड कर्तव्य और कार्य, राज्य का वन बोर्ड का कर्तव्य और कार्य धारा 8 में। धारा 9 में दिया है शिकार आखेटक पर प्रतिबंध, यानी शिकार करने पर प्रतिबंध धारा 9 में लगाया। अपवाद धारा 11-12 है। जिसे धारा 11 में दिया है वन्य जीव के शिकार की अनुमति देता है। अनुमति कौन देगा? मुख्य वन्य जीव संरक्षक। और अनुमति कैसे देंगे? लिखित आदेश देंगे। शिकार की अनुमति की शर्तें, क्यों मारा जा रहा है, यानी अगर कोई जानवर नरभक्षी आदमखोर हो गया हो तो, असाध्य बीमारी से पीड़ित होने पर, परंतु उसे मुख्य वन्य जीव संरक्षक पहले ट्रांसफ़र करने का प्रयास, शांत करने का प्रयास करेंगे, पकड़ने का प्रयास करेंगे। यदि इसमें फेल हो जाते हैं तब शिकार का आदेश दे सकते हैं, वो भी लिखित में। धारा 11 में शिकार करने का अनुमति देता है। धारा 9 देता है शिकार पर प्रतिबंध। धारा 12 दिया है मुख्य वन्य जीव संरक्षक आदेश, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के आदेश द्वारा शिकार की अनुमति देना। विशेष 3 उद्देश्यों से अनुमति दिया जा सकता है। पहला, शिक्षा के लिए, नमूने लेने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए,
प्राण रक्षक औषधि का निर्माण करने के लिए, जैसे सांप का जहर होता है। शर्त क्या है? शुल्क लेगा, उसके बाद से आदेश देंगे। धारा 17 ये बात करें तो प्रतिबंधित पौधों को तोड़ना या नष्ट करना या उखाड़ना एक कार्य गैर कानूनी है, धारा 17 में दिया है। धारा 11(2) में दिया है, यदि कोई व्यक्ति अपनी या किसी अन्य की आत्मरक्षा में वन्य जीव को मार देता है तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 11(2) मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी रक्षा या किसी अन्य की आत्मरक्षा में वन्य जीव को मार देता है तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। और धारा 12 में दिया है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के आदेश पर शिकार करने का अनुमति। धारा 17(b) में दिया है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के विशेष उद्देश्य से प्रतिबंध पौधों को उखाड़ने तोड़ने की अनुमति दे सकता है शुल्क लेकर। धारा 17(c) प्रतिबंधित पौधों की खेती बिना लाइसेंस के करना अपराध होगा। जैसे जो प्रतिबंधित पौधे हैं उनका खेती बिना लाइसेंस के नहीं किया जा सकता है, उस पर रोक है धारा 17 के तहत। धारा 17(d) प्रतिबंधित पौधों के व्यापार पर प्रतिबंध। धारा 18 अभयारण्यों की घोषणा। अभयारण्यों की घोषणा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। धारा 27 अभयारण्यों में बिना अनुमति प्रवेश पर रोक। छूट किसको है? कर्तव्यपरत लोक सेवक को, जो अपनी ड्यूटी करता है। धारा 27 में अभयारण्यों में बिना अनुमति के प्रवेश पर रोक है। धारा 18 अभयारण्यों की घोषणा। कौन करेगा अभयारण्य की घोषणा? राज्य सरकार करेंगे। धारा बात करें धारा 28 का, अभयारण्यों में प्रवेश की अनुमति कौन देगा? मुख्य वन्यजीव संरक्षक, फ्री में या शुल्क लेकर, पर्यटन के लिए या वन्य जीव की खोज तथा अध्ययन के लिए। अब बात करेंगे धारा 30 का। धारा 30 में दिया है, अभयारण्यों में आग लगाने पर प्रतिबंध। अगर अभयारण्यों में आग लगाने पर प्रतिबंध है धारा 30 में। धारा 31 अभयारण्यों में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन लिखित आदेश पर कोई भी हथियार ले जा सकता है। धारा 33 का बात करें तो अभयारण्यों का नियंत्रण चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास होता है। धारा 33 में पशुधन को असंक्रमित सैनिटाइज कराकर ही अभयारण्यों में ले जा सकते हैं। यानी कोई भी पशुधन यानी गाय बकरी उकरी जो भी चराने के लिए लेके जाता है तो उसको सैनिटाइज करा कर, यानी उसको कोई बीमारी ना हो तभी वो उसमें चराने ले जा सकता है। धारा 33A यही कहता है। धारा 35 का बात करें तो धारा 35 राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा करता है। घोषणा कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। धारा 35 में क्या दिया है? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क की घोषणा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। धारा 38 केंद्र सरकार के राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों की घोषणा करने की शक्ति। धारा 38 के तहत केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों की घोषणा करने की शक्ति देता है। धारा 38। धारा 38A में दिया है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन, सेंट्रल जू अथॉरिटी का गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव, 10 अन्य सदस्य होते हैं। अधिकतम इसमें 10 सदस्य होते हैं। धारा 38B। धारा 38B में दिया है, सेंट्रल जू अथॉरिटी। धारा 38B में दिया सेंट्रल जू अथॉरिटी के पदाधिकारी के सेवा संबंधी नियम। सेंट्रल जू अथॉरिटी के अध्यक्ष पद पर 3 साल रहेंगे, पद पर वो 3 साल रहेंगे। धारा 38C सेंट्रल जू अथॉरिटी के कर्तव्य तथा कार्य। 38H चिड़ियाघरों का मान्यता। चिड़ियाघरों को मान्यता सेंट्रल जू अथॉरिटी देगा। सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति के बिना यदि कोई चिड़ियाघर सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति के बिना चिड़ियाघर नहीं खोल सकता।
यदि सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति के बिना कोई चिड़ियाघर खोलता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी के अनुमति के बिना चिड़ियाघर कोई खोलता है तो दंड क्या होगा? पहली बार जेल होगा 6 माह का या 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है तो 1 साल का जेल होगा और 5000 रुपये का जुर्माना। धारा 38 धारा 38 में दिया है चिड़ियाघरों को मान्यता। चिड़ियाघर को मान्यता कौन देता है? सेंट्रल जू अथॉरिटी देगा। धारा 38 की बात करें तो NTCA का गठन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। NTCA का गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, धारा 38 में दिया है। इसमें अध्यक्ष होंगे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के भार साधक मंत्री। उपाध्यक्ष होंगे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री होंगे। सांसद होंगे 3 सदस्य, 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के। धारा 38O में दिया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के कार्य एवं शक्तियाँ। धारा 38S में दिया है NTCA की वार्षिक रिपोर्ट पेश किसके सामने करेगा? संसद के सामने करेगा। धारा 38U की बात करें तो टाइगर रिजर्व के लिए संचालन समिति का गठन। संचालन समिति का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार। अध्यक्ष होगा उस राज्य का CM। 38V बाघ संरक्षण योजना, टाइगर कंजर्वेशन प्लान। टाइगर रिजर्व की घोषणा कौन करेगा? राज्य सरकार। सिफारिश NTCA के सिफारिश पर। धारा 38Y में दिया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। धारा 38Y में दिया है, धारा 38B में दिया है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। गठन कौन करेगा? इसका गठन केंद्र सरकार करेगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? हेडक्वार्टर एंड मुख्यालय नई दिल्ली में है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का गठन केंद्र सरकार, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। धारा 38Y में बात करेंगे। धारा 38 में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के पदाधिकारी निदेशक कौन होगा? वन्य जीव संरक्षक निदेशक। अपर निदेशक पुलिस महानिरीक्षक होंगे, IG रैंक के। संयुक्त निदेशक पुलिस उप महानिरीक्षक, वन उप महानिरीक्षक, अपर आयुक्त कस्टम एवं ड्यूटी। बात करेंगे 38Z वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के कर्तव्य तथा कार्य होता है। 38Z में उसका कार्य दिया है। धारा 39 का बात करें तो वन्य जीव सरकार की संपत्ति है, वन्य जीव सरकार की संपत्ति है। धारा 45 में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। सेंट्रल वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा मुख्य वन्य जीव संरक्षक का लाइसेंस रद्द किया जाना, धारा 45 में दिया है। धारा 46 में अपील, राज्य सरकार के पास लाइसेंस रद्द करने के मामलों में अपील। धारा 48A वन्य जीव के परिवहन पर रोक या प्रतिबंध। धारा 51 शास्तियाँ एवं दंड, इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड मिलता है। दंड कितना मिलता है? जेल 3 साल से 7 वर्ष तक, 3 साल से कम नहीं। जुर्माना लगेगा 10,000 रुपये से कम नहीं पहली बार में। दोबारा अगर होता है तो 3 से 7 साल तक जेल होगा और 25,000 रुपये से कम जुर्माना नहीं लगेगा। यदि कोई फांसा वाहन या विद्युत हथियार अपराध में प्रयुक्त यूज तो न्यायालय आदेश देगा राज्य सरकार को जब्त करने का, लाइसेंस रद्द करने का। धारा 53
अधिकारी द्वारा अपने शक्तियों का मिसयूज करने पर दंड 6 माह का 500 जुर्माना। धारा 58 कंपनियों द्वारा अपराध। कंपनी दोषी होगा तो कंपनी के सभी लोग दोषी होंगे। अपराध के समय कंपनी का हिस्सा धारा 58C अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रखने की मनाही। 59 धारा 59 इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकारी पब्लिक सर्वेंट का दिया है। धारा 60A में दिया है व्यक्तियों को पुरस्कार न्यायालय द्वारा। व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है न्यायालय द्वारा। पुरस्कार क्यों दिया जाता है? अपराधों की जानकारी देने पर, अपराधियों को पकड़वाने पर, जुर्माने की राशि में से 50% तक का पुरस्कार दिया जाता है। धारा 60 राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार अपराध या अपराधियों को पकड़ने के लिए कितना दिया जाता है? 10,000 रुपये। कौन देगा? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा दिया जाता है। धारा 63 में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति है और 64 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। धारा 65 में दिया है आदिवासी जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण। शिकार की छूट, उनको शिकार का छूट दिया जाता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनजातियों को, निकोबार द्वीप समूह में उनको शिकार के लिए छूट दिया जाता है धारा 65 के तहत। ये रहा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। धारा 66 खत्म हो चुका है। आज इतना ही रिवाइज करना है और बाकी नेक्स्ट डे रिवाइज करेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप चाहें तो इसको सुन के आप कोई भी काम कर सकते हैं और अपना सुनते रहेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रिवीजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।